Alright, let's begin with the class. ऑब्जेक्टिव आज की क्लास का इंशाल्लाह की यूनिट 2C जो है वो उसके सवालात वगैरह करेंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने जो चीज़ें भी समझी हैं, फैक्टराइजेशन, इक्वेशन सॉल्विंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एप्लीकेशन और कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, मुख्तलिफ बातें जो सीखी हैं वो यूनिट 2C में अप्लाई होंगी, क्योंकि ये पूरा टॉपिक अलजेब्रा ही चल रहा है इन कंटिन्यूएशन। तो एक ऐसी चीज़ है जो हमने नहीं पढ़ी, एंड दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का थोड़ा सा रिव्यू करवाऊंगा, दोनों मेथड सिखाऊंगा, मतलब समझाऊंगा कैसे होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस की सॉल्विंग। और उसके बाद इंशाल्लाह मजीद कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए डिटेल नहीं है, अलबत्ता यूनिट 2C में जो पास के सवालात हम देखेंगे वो एक अच्छे सवालात हैं, जो बड़े सवालात हैं, जो पास पेपर में पेपर 2 में आते हैं, वो सवालात उस टाइप के जो है वो हम कुछ सवालात देखेंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि किस लेवल का सवाल आता है पेपर 2 में। मैंने आपसे पहले भी कहा था अलजेब्रा CI के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में बहुत आता है। तो हम चला ही रहे हैं इस टॉपिक को, काफ़ी कुछ हम कर चुके हैं, आज इसे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टास्क है सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, अब वैसे तो एक साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने की 3 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। सही है, लेकिन ग्राफिकल मेथड तो ग्राफ पेपर पे ही हो सकता है। ओ लेवल मैथमेटिक्स की किताबें जो आपने स्कूल में की होंगी उसमें यकीनन आपने ये ग्राफिकल मेथड भी देखा होगा। तो मैं कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगा बात को, लेकिन सबसे पहले ये जो फर्स्ट 2 मेथड्स हैं ये कहलाते हैं अलजेब्रिक मेथड्स। और जब एग्जामिनर कहता है सॉल्व द इक्वेशन, जब एग्जामिनर कहता है सॉल्व द इक्वेशंस, तो हमें यही लगाने होते हैं, यही इस्तेमाल होते हैं। ये जो है वो रेयर है, बुक्स वगैरह में तो हमने पढ़ा है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली इसका मतलब क्या है ये हम सीखेंगे। लेकिन इसे हम लगा नहीं सकते पास पेपर के सवालात में अगर एग्जामिनर ने सॉल्व लिखा है तो। जब सॉल्व द इक्वेशन है, जब इंस्ट्रक्शन है सॉल्व द इक्वेशन, देन वी हैव टू यूज अलजेब्रिक मेथड्स। तो फिर हमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड ही इस्तेमाल करने। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है 2। लीनियर का क्या मतलब होता है? एक इक्वेशन लीनियर कब होता है? अगर मैं बात करूं व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? वेरी गुड, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, जो डिग्री है वो 1 है। डिग्री पावर को ही कहते हैं। तो डिग्री या पावर अगर 1 है आपकी, इफ द पावर और डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज 1, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक है इसका मतलब पावर 2 है, क्यूबिक है इसका मतलब पावर 3 है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इसका मतलब 2 इक्वेशंस हैं जो लीनियर हैं, और लीनियर का मतलब होता है पावर 1। और जब लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं सीखा, बहुत जल्द उससे इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी पढ़ेंगे। तो लीनियर इक्वेशन की पावर क्योंकि 1 होती है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसे लीनियर भी इसीलिए कहा जाता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। जैसे एक लाइन ये बना दी मैंने, एक लाइन बना दी। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते क्या है कॉन्सेप्चुअली मैं आपको समझाऊं अगर, तो एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। जब मैं 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूं तो मुझे हासिल क्या होता है? आई गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स और वाई की वैल्यू आती है ना। व्हेन आई सॉल्व, व्हेन वी सॉल्व द 2 equations simultaneously, we get the point of intersection. We get the point of intersection.
ऑफ द टू लाइंस, जब हम दो इक्वेशंस को, दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। और वो एक्स और वाई की वैल्यू होती क्या है? वो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है? जो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो कॉन्सेप्चुअली एक बात जहन में रखें कि जब भी हमें दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा तो हम उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं सीखा, सिर्फ इतना सीखा कि अगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है। तो सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, और वो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होता है? वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो दो लाइंस जिन्हें सॉल्व कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता चलते हैं। और ग्राफिकल मेथड जो तीसरा वाला लिखा है, जिसमें मैंने रेयरली यूज लिखा, वो भी इसी तरह बनता है कि अगर ये 5x + 4y = 0 है, इसकी लाइन ग्राफ पेपर पे बना दी जाए। अच्छा, लाइन बनाते कैसे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें सिखाएगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको ये स्किल डेवलप करवाऊंगा। अभी ये समझ लें कि अगर ग्राफ पेपर पे आपने एक लाइन बना ली, ड्रॉ कर ली, 5x + 4y = 0, फिर दूसरी लाइन बनाई 4x + 5y = -18, तो दोनों लाइंस जब ग्राफ पेपर पे बन जाएंगी तो जहां वो मिल रही होंगी, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जब मैं ग्राफ पेपर से उसके कोऑर्डिनेट्स नोट कर लूंगा, तो दैट वुड बी द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। और वो जो सॉल्यूशन आएगा वो किस मेथड से आएगा? ग्राफिकल मेथड से आएगा। तो ग्राफिकल मेथड में पहली लाइन को ड्रॉ करता हूँ, दूसरी को ड्रॉ करता हूँ, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट करता हूँ। उसके अलावा कौन से मेथड्स हैं? एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड्स कितने हैं? दो, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम सबसे पहले हम सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल की तो हमने बात कर ली, और ग्राफिकल हमें लाइन कैसे बनाते हैं वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखेंगे, इसलिए मजीद इस पर बात करने का फायदा नहीं है। अभी इस एक्सरसाइज का जो टास्क है वो क्या है कि आपको ये पता हो कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे एक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो मैं सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट करवाता हूँ कि हाउ टू फॉलो दैट मेथड। अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप, और ये जो एग्जांपल जिसके थ्रू मैं ये समझा रहा हूँ, ये दरअसल क्वेश्चन 2 है आपकी एक्सरसाइज 2C का, यूनिट 2C का क्वेश्चन नंबर 2 एग्जैक्टली यही है जो आपके सामने है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी को ही पेश कर रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल का एग्जाम्पल भी हो जाए और सवाल का सवाल भी हो जाए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि x के नीचे x, y के नीचे y, और इक्वल्स टू के बाद कांस्टेंट। जैसे अगर लेट सपोज आपका इक्वेशन है 2y = x - 3, तो आप पहले से अरेंज करें -x + 2y = -3। इस फॉर्म में अरेंज करना है, ax + by = c। पहले x वाला टर्म, फिर y वाला टर्म, फिर c वाला टर्म। तो अगर आप देखें तो पहला इक्वेशन ऑलरेडी इस फॉर्म में है, 5x + 4y = 0, 4x + 5y = -18। सही है जी। अच्छा, अब सबसे पहली चीज है कि इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में दोनों इक्वेशंस पहले से लिखे हुए थे। सेकंड स्टेप क्या है ये समझ लें, स्टेप 1 है आपका, स्टेप नंबर 1 कि इस फॉर्म में लिखना है। आपका स्टेप नंबर 2 क्या है? डिसाइड करें, डिसाइड विच वेरिएबल इज टू बी एलिमिनेटेड। अच्छा, अब दो बच्चे अलग अलग वेरिएबल एलिमिनेट करने का सोच सकते हैं। डिसाइड विच वेरिएबल इज टू बी एलिमिनेटेड। तो अब इस पॉइंट पे आ गया, हमें डिसाइड करना है कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें। तो कुछ बच्चे x को एलिमिनेट करेंगे, कुछ y को। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलिमिनेट करने का सोच लिया तो करना क्या है?
स्टेप 2 में डिसाइड किया। स्टेप 3 में क्या किया? स्टेप 3 में कोएफिशिएंट्स ऑफ दैट वेरिएबल मस्ट बी सेम, लेकिन साइंस ऑपोजिट होनी चाहिए। नंबर सेम होना चाहिए, साइंस ऑपोजिट होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ अगर लेट सपोज किसी ने डिसाइड किया कि आई विल एलिमिनेट एक्स, मैं भी एलिमिनेट एक्स ही कर रहा हूं, सही है। तो अब मुझे क्या करना होगा? स्टेप 2 में मैंने डिसाइड किया कि एक्स को एलिमिनेट करना है, तो करना क्या पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए? ये जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना, जो यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, इन्हें सेम बनाना होगा। अगर मुझे किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो उसके कोएफिशिएंट को क्या बनाना पड़ेगा भाई? सेम बनाना पड़ेगा, लेकिन साइंस ऑपोजिट होनी चाहिए। मतलब एक जगह +20 है तो एक जगह -20 होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूंगा? अब सोचें एक्स को एलिमिनेट करना है। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। अब इन दोनों को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जो इन दोनों के टेबल में आता हो। 5 और 4 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें जो इन दोनों के टेबल में आता हो। तो इन दोनों के टेबल में नंबर आता है वो 20 आता है। अब कैसे निकाला ये मैंने? तो इसका तरीका सुने। इसका तरीका है एलसीएम ले लें। 5 और 4 का नंबर सेम चाहिए ना, 4 5 का एलसीएम ले लें। 4 1 जा 4 एंड 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब 5x को 20x बनाना है और नीचे वाले 4x को भी 20x बनाना है, लेकिन 20 नहीं, एक को 20x एक को -20x बनाना है। समझ रहे? एक को 20x बनाना है और एक को -20x बनाना है। तो पहले वाले इक्वेशन को 20 बना लेते हैं, 20x बना लेते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले में -20x बना लेते हैं। अच्छा 5x को अगर 20x बनाना पड़ेगा तो 5x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर 5x को 20x बनाना चाहता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? किस नंबर से? वेरी गुड, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं 4 से सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। मैथ्स का उसूल कहता है कि मल्टीप्लाई करो तो एक नंबर को ना करो, पूरे इक्वेशन को करो। तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे इक्वेशन को करूंगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेकिन पूरे इक्वेशन को कर रहा हूं। अच्छा नीचे 4x को -20 बनाना है, ऊपर वाले को 20x बनाया, नीचे वाले को -20 बनाना है। तो 4x को -20x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा? वेरी गुड, -4 से नहीं, -5 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? -5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब जरा करें 4 × 5x 20x प्लस 4 × 4y 16y, 4 × 0 is 0, -5 × 4x -20x, -5 × 5y -25y, -5 × -18 +90। अब जब मैंने साइंस ऑपोजिट कर दी ना तो आप दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें। ये समझ लें आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। अच्छा कुछ बच्चे करते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करना है या इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है। हम जो मेथड सीख रहे हैं ना उसके मुताबिक हमेशा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि साइंस तो ऑपोजिट हमने पहले ही कर दी। एक को 20x बनाया, एक को -20x बनाया, तो अब मुझे मजीद दोनों इक्वेशंस को माइनस करके मजीद साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वो करते हैं जिन्होंने साइन सेम रखी होती है, कोएफिशिएंट सेम हो चुका होता है लेकिन साइन सेम होती है। तो हमने तो नंबर ही ऐसा चूज किया जिससे साइंस ऑपोजिट हो गई। दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो 20x प्लस -20x ये हमेशा कट गया, जिसको एलिमिनेट करना था वो तो कटेगा ना भाई। 16y -25y -9y हो गया,
0 प्लस 90 90 हो गया। दोनों इक्वेशंस को प्लस करना है। 16 प्लस माइनस 25 माइनस 9, 0 प्लस 90 90। यहाँ से y का आंसर आ गया -10। हमें तो x और y दोनों चाहिए था ना। जब एग्जामिनर कहेगा सॉल्व द इक्वेशन, तो वी नीड x एंड y बोथ। y -10 आ गया, x कैसे निकाला जाए? तो ये जो ओरिजिनल टू इक्वेशंस है ना, इनमें से किसी भी एक में अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना y की वैल्यू को, तो आपके पास x आ जाएगा। जैसे मैं सबसे पहला वाला इक्वेशन देखता हूँ, 5x प्लस 4y वॉज इक्वल टू 0। तो 5x निकालना है, x y की जगह डाला -10 इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू 40, क्योंकि यहाँ -40 था, वहां जाके 40 हो गया। x इज इक्वल टू 8। एग्जामिनर ने जब कहा ना सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो मैं आंसर के तौर पे एक साथ x और y की वैल्यू दूंगा। x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 10। दिस विल बी माई फाइनल आंसर। अच्छा, कोई बच्चा अगर चेक करना चाहता है ना कि मेरे आंसर सही आए या नहीं आए, तो पता है क्या करे? x8 और y10 को ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखें क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 5x की वैल्यू हमारी आई थी 8 और y की वैल्यू आई थी 10। x की जगह डालें 8 प्लस 4 इंटू वाई की जगह डालें -10 आया था, सॉरी यहाँ मैंने -10 नहीं लिखा। y की वैल्यू आई थी -10। एंड द आंसर शुड बी इक्वल टू 0। देखें 5 इज 40, 40 माइनस 40 शुड बी इक्वल टू 0। तो ऐसा है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ रही है, राइट हैंड साइड भी 0 आ रही है, लिहाजा आंसर हमारा सही है। अच्छा, दूसरे इक्वेशन में डाल के चेक करें। यहाँ डाल के चेक करें, 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू -10 शुड बी इक्वल टू -18। तो 4 8 32, -50 इक्वल टू -18, -18 इज इक्वल टू -18। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ इसका मतलब ये कि हमारा जो आंसर आया है वो सही है। सर क्या हमेशा चेकिंग करना जरूरी है? बेटा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आप रीचेक करना चाहते हैं, तो आपने अपने आंसर्स को ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देख लिया, तो वेरीफाई हो गया कि भाई आपके आंसर सही है। अगर ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अलग और राइट हैंड साइड का अलग आ रहा है, इसका मतलब आपके आंसर्स गलत आए, आपने कहीं गलती की है। तो ये एक चेकिंग है जिससे आपको ये श्योरिटी मिलेगी कि भाई आपका आंसर सही है। सही है जी। तो मैंने एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड का थोड़ा आइडिया दिया कि ग्राफिकल का कॉन्सेप्ट क्या है और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है इक्वेशन। इसको कॉपी कर लें तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की जाने पड़ते हैं। इसकी मैंने छोटी कर दी, आप देख सकते हैं। जल्दी से कर लें कॉपी, और कॉपी करके एक्नॉलेज कर लें प्लीज, डन लिख दीजिएगा।
अच्छा बेटा, यही सवाल अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करते हैं। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट्स आए x8 y-10, इससे अगर मैं कोऑर्डिनेट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताऊं, कोई कहेगा एग्जामिनर बाज़ औक़ात कहे सॉल्व द टू इक्वेशंस साइमल्टेनियसली एंड स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअली साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके हासिल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हासिल होता है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स इस केस में होंगे 8, -10। तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y फॉर्म में देते हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, -10। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। हर दफा एग्जामिनर कभी इस तरह स्पेसिफाई नहीं करता कि सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जामिनर कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। अब आप किस मेथड से करते हैं उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है। आपको ये करना है कि बस दोनों में से किसी भी एक मेथड पे परफेक्शन कमांड हासिल होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप जहन में ये लाएं कि सर अगर एक मेथड से हम सॉल्व करें और दूसरे मेथड से क्रॉस चेक कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम होना चाहिए। तो पहले कोई एक मेथड पे स्किल अचीव कर लें अपनी, उसके बाद जो है वो आपकी मर्जी, आप जो मेथड भी चाहे फॉलो करें। भर आने दोनों चाहिए, प्रैक्टिस दोनों की कीजिएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाने जा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पहले ओरिजिनली दोनों इक्वेशंस को जो है एक नाम दे दिया। पहले इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दिया और दूसरे इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट किया जाएगा और उसमें से या तो y इन टर्म्स ऑफ x निकाला जाएगा या x इन टर्म्स ऑफ y निकाला जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को पिक करना है और जो आसान इक्वेशन लगे उसे पिक कर लें। तो मुझे इस वक्त आसान लग रही है इक्वेशन 1, तो मैंने कहा इक्वेशन 1 मैंने हेडिंग डाली और इक्वेशन 1 को लिख दिया 5x + 4y = 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन में से या तो y इन टर्म्स ऑफ x निकालूंगा या x इन टर्म्स ऑफ y, किसी एक को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने कहा y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेता हूँ। 4y = -5x एंड y = -5x/4। तो जब y इन टर्म्स ऑफ x या x इन टर्म्स ऑफ y आ गया, y या x में से कोई एक सब्जेक्ट बन गया, तो जो इक्वेशन आया उसे नाम दे दें इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में से किसी एक इक्वेशन को उठाएं और या तो y इन टर्म्स ऑफ x निकालें या तो y को सब्जेक्ट बनाएं या x को सब्जेक्ट बनाएं। एक दफा y या x में से किसी एक को सब्जेक्ट बना दिया, उससे नाम दे इक्वेशन 3 का। अब इस इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट कहाँ किया जाएगा, इक्वेशन 3 को सब्स्टिट्यूट कहाँ किया जाएगा, क्योंकि इक्वेशन 3 निकाला इक्वेशन 1 से है, तो इसे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 में किया जाएगा। सर इक्वेशन 1 से निकाल के इक्वेशन 1 में ही डाल दे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आंसर ही नहीं आएगा। अगर इक्वेशन 3 को निकाला इक्वेशन 1 से है, तो इसे सब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन 2 में। तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2, क्योंकि निकाला 1 से था तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 2 में करूंगा। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब, कैसे सब्स्टिट्यूशन होगी। देखिए y का आंसर है -5x/4, तो इक्वेशन 2 में जहां y नजर आएगा ना, वहां मैं -5x/4 डाल दूंगा। तो मैंने कहा 4x + 5y और y की जगह डाल दिया -5x/4 = -18। इसे यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब 4x ये 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ न्यूमरेटर से होगा, ये हम जानते हैं, डिनोमिनेटर से नहीं होगा, सिर्फ न्यूमरेटर से होगा। 5 × -5 इज -25x/4 = -18। अब अगर प्लस माइनस हो रहे हो, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, तो क्या लेते हैं, एलसीएम।
और 1 और 4 का एलसीएम 4 होता है, लिहाजा ये हो जाएगा 16x और ये सेम 25x रहेगा इक्वल्स टू -18। ये न्यूमरेटर सॉल्व कर लें, -9x/4 इज इक्वल्स टू -18। अच्छा, वैसे मैं करना चाहूँ तो 4 को -18 से मल्टीप्लाई करूँ फिर -9 डिवाइड करूँ, या मैं सिर्फ लिख देता हूँ -18 मल्टीप्लाई बाय 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और -9 नीचे डिवाइड हो गया। अच्छा, माइनस माइनस कट गया तो -9 -18 1 जा एंड 2 जा, माइनस माइनस कटा, 9 1 जा 9 9 2 जा 18। एक्स का आंसर यहाँ से आ गया 8। अब एक्स का जो आंसर आ गया तो इक्वेशन 1 या 2 या 3 में से किसी में भी डाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो तीसरा इक्वेशन निकाला है उसमें डालना सबसे बेहतर है, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो एक्स इक्वल टू 8 को डायरेक्ट 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, 3 में भी डाल सकते हैं। ज़्यादा बेहतर क्या है कि 3 में डाला जाए। तो अब मैंने कहा सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3। ये सारे स्टेप्स में प्रॉपर लिख रहा हूँ ताकि आपके जहन में प्रोसेस बैठे। y इक्वल टू -5/4x और x की जगह डाल दें 8। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड -5 इंटू 2 इज -10। तो ये y का आंसर आ गया -10। तो रिव्यू क्या है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से किसी एक को उठाएं, उससे इक्वेशन 3 निकालें, यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x निकालें या x इन टर्म्स ऑफ y, उसे नाम दिया इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 से निकाला है तो 2 में डालें, 2 से निकाला होता तो 1 में डालते। जिससे निकाला है उसमें नहीं डालना, उसके अलावा दूसरे वाले में डालना है। जब दूसरे वाले में डाला तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, जिस वेरिएबल की वैल्यू आ गई उसे तीनों इक्वेशन में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है तीसरे वाले में डाला जाए क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तीसरे वाले में डाला, इस केस में आंसर आ गया। तो हमने फाइनली एंड में लिख दिया x इज इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू -10। ज़्यादातर पेपर 1 में आता है ये सवाल, ज़्यादातर साइमल्टेनियस इक्वेशंस पेपर 1 में देखा जाता है विदाउट कैलकुलेटर वाले में, क्योंकि इसमें एज सच कैलकुलेटर का कोई काम नहीं है। कभी कभार किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में पार्ट पेपर 2 में भी आ जाता है, अगर उसे पेपर 2 में मार्क्स पूरे करने होते हैं। तो बताने का मकसद ज़्यादातर पेपर 1 में आता है, कभी पेपर 2 में भी आ सकता है, कोई ऐसी फिक्स बात नहीं है, कोई भी चीज़ किसी भी पेपर में आ सकती है। तो मैंने पूरा मेथड स्टेप्स वगैरह प्रॉपर समझा दिए, सबको समझ आ गए। सबको अगर समझ आ गए तो फटाफट कॉपी कर लें, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है, बाकी बाहर कॉपी कर लें फटाफट। अच्छा बेटा, तो इसके अलावा जो है बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा नया नहीं। पेपर 2 लेवल सवालात जो हैं वो हमें देखने थे, तो हम पास बस के चंद सवालात देख लेते हैं। अच्छा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के सवालात इसमें मिक्स होंगे, पर हम देखते हैं सवालात। अच्छा, क्वेश्चन 1, इस टाइप का सवाल तो हमने पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था। एक्सरसाइज में सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, हम जानते हैं इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने पिछली एक्सरसाइज में समझा दिया था, वहाँ आपने डील भी किया था, इस एक्सरसाइज में दोबारा वो काम आ रहा होगा। अच्छा, अब 2/x + 2 - x/x + 3
कह रहे एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। ये हमने एक्सरसाइज 2B में भी सवाल देखे थे कि सिंगल फ्रैक्शन में करने का मतलब है एलसीएम ले लें। तो x प्लस 2 x प्लस 3 का एलसीएम लेने का मतलब है कि x प्लस 2 x प्लस 3 दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ x प्लस 2 है 2 के नीचे, जबकि यहाँ x प्लस 3 का इजाफा हो गया। तो क्योंकि x प्लस 2 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, लिहाजा 2 भी जो है वो x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3। और फिर x अपॉन एक्स प्लस 3 है, माइनस की साइन है, माइनस की साइन डेफिनेटली रखें। और ब्रैकेट जब माइनस होना तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया करें, ताकि कोई भी साइन हो तो सारी साइंस चेंज हो। यहाँ माइनस लिख दिया। अब x मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x प्लस 3 नीचे है, x प्लस 2 का इजाफा है, x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से। तो अभी हो जाएगा 2x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3। 2x कट गया, ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 2 x प्लस 3। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन एग्जामिनर ने कहा था और हमने सिंगल फ्रैक्शन में कर दिया। अच्छा, ये वाला आंसर भी एक्सेप्टेड है। और अगर किसी बच्चे ने खोल के इसे कर दिया, 6 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा और नीचे एक्सपेंशन कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, अब फाइनली 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इस फॉर्म में भी आंसर दिया जा सकता है। दोनों फॉर्म्स एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन जब दोनों एक्सेप्टेड हैं तो फिर इतनी मेहनत क्यों की जाए? तो प्रेफर्ड क्या है? ऊपर वाला प्रेफर्ड है। एक तो नीचे फैक्टराइज फॉर्म है, फैक्टराइज फॉर्म हमेशा नॉर्मल फॉर्म से बेहतर होती है। एक तो फैक्टराइज फॉर्म है, और उसके अलावा जब हमें मार्क्स पूरे इस स्टेप पे मिल रहे हैं तो मजीद आगे जाने की जरूरत क्या है? सही है जी। तो इस तरह के सवाल पहले भी देखे थे, मैंने फिर करवा दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको समझा दिया। 2 हमने एग्जाम्पल के थ्रू कर लिया। 3 सॉल्व द इक्वेशन है, जो कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू कर लेंगे, जाहिर सी बात है। सॉल्व द इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें। देखिए, मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल है। मैंने आपको 2 बातें बताई थी। सबसे पहले मैंने बताया था इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है कि अगर फैक्टराइजेशन हो रही है सही है, नहीं हो रही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो सिर्फ तब जब वो कहेगा कि कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में ऑब्टेन करो कोई चीज, तो इस्तेमाल करेंगे, वरना हमें जरूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को 0 को सॉल्व करना है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है यहाँ पर, पेपर 1 का सवाल है वैसे ही। हाँ, पेपर 1 का सवाल है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स आप कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और x माइनस 1 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर x के 2 आंसर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 और -3। सही है, वर्किंग आप पूरी दिखा देंगे, मैंने एक स्टेप बीच में ओमिट कर दिया। तो क्वेश्चन 1 2 3 तक तो कोई इशू हमें नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। क्वेश्चन 4 ट्राई करते हैं। The total cost of the electricity supplied to a house is found by adding two charges. These are fixed standing charge। अच्छा, हम इसे अच्छी तरह सोच सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक का जो बिल भी आता है ना,
वो भी दो तरीके से आता है, एक फिक्स चार्ज होता है, एक वेरिएबल चार्ज होता है। वेरिएबल कंजम्पशन के हिसाब से होता है, फिक्स चार्ज लाइन रेंट का होता है कि भाई आप घर पे हो या ना हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की या नहीं की, दोनों सूरतों में आपका बिल आएगा ही आएगा। तो फिक्स चार्ज तो जरूर आता है। तो ये भी इसी तरह है कि फिक्स स्टैंडिंग चार्ज एंड अ चार्ज फॉर ईच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। द टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स इज $22। बोल रहे हैं 100 यूनिट्स की कॉस्ट है $22, जैसे कि हमें टेबल में नजर आ भी रहा है। एंड अदर कॉस्ट आर गिवन इन द टेबल बिलो। 100 यूनिट है, कॉस्ट है 22। 200 यूनिट है, कॉस्ट है 27। 500 यूनिट की कॉस्ट है 42। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 100 यूनिट बढ़ने पे कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है। 100 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, $5। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ $5, बल्कि मैं यहाँ यही कर रहा हूँ, $5 का इंक्रीज हो रहा है पर 100 यूनिट्स। मतलब अगर मैं 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो $5 की का बिल बढ़ रहा है। इसका मतलब 100 यूनिट की जो कॉस्ट है वो $5 है। सही है ना? तो लेकिन यहाँ पर तो 100 यूनिट की कॉस्ट $22 लिखी हुई है। ऐसा क्यों है? 100 यूनिट बढ़ने पे जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो $5 है। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो है 100 यूनिट की वो $5 है, लेकिन यहाँ तो 100 यूनिट की कॉस्ट $22 लिखी हुई है। इसका मतलब ये है कि 100 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट जो है, 100 यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है $5, जबकि यहाँ 100 यूनिट का जो खर्चा बताया जा रहा है वो $22 है। तो बाकी जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी, फिक्स कॉस्ट, और वो होगी $17। तभी तो टोटल कॉस्ट $22 बन रही है। तो पार्ट बी में पूछा था ना, फिक्स स्टैंडिंग चार्ज बताओ, पार्ट बी मैंने पहले पार्ट बी करवा दिया। पार्ट बी में वो कह रहा है फिक्स स्टैंडिंग चार्ज बताओ। तो पहले मैंने क्या किया, किसी भी दो डाटा को कंपेयर किया और ये देखा कि यूनिट्स बढ़ने पे कितनी कॉस्ट बढ़ रही है। 100 यूनिट से 200 यूनिट हुई कॉस्ट, तो कितना बढ़ रही है, $5। इसका मतलब 100 यूनिट बढ़ने पे $5 बढ़ रहे हैं। इसका मतलब 100 यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो $5 है। तो 100 यूनिट की जो कॉस्ट है दरअसल वो $5 है। तो यहाँ बिल $22 का क्यों है, क्योंकि इसमें फिक्स चार्ज भी होगा। लिहाजा पार्ट बी का जो आंसर है फिक्स कॉस्ट या फिक्स चार्ज, हम यहाँ दे देंगे फिक्स चार्जेस $17। अच्छा, ये आप आगे भी चेक कर सकते हैं। 200 यूनिट की कॉस्ट, 200 यूनिट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, जब 100 यूनिट की $5 है, 200 यूनिट की कितनी होनी चाहिए, $10। लेकिन बिल तो $27 का है। तो $10 तो वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी $17 क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो किसी भी बिल को आप देख लें, किसी भी बिल पे जो भी कॉस्ट आ रही है देख लें, आपका जो आपका जो फिक्स चार्ज आएगा वो वही आएगा। देखिए आप आगे आए, 500 यूनिट है, 100 यूनिट का चार्ज है $5। 100 यूनिट के $5 है, तो 500 यूनिट के कितने होंगे, 5 गुना $25। अगर मैं 500 यूनिट्स की बात करता हूं, 500 यूनिट्स में $5 पर 100 यूनिट्स है। $5 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा तो इक्वल टू $25 आ जाएगा। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो बाकी जो कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है, यहाँ तो बिल $42 का है। इसका मतलब बाकी 42 माइनस 25 यानी कि $17 जो है वो फिक्स कॉस्ट है। तो किसी भी बिल में आप देख लें, हर सूरत फिक्स कॉस्ट $17 होगी। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो तब्दील नहीं होती, हर सूरत वही रहती है, चाहे आप यूनिट्स कंज्यूम करें या नहीं। अगर आपके नंबर ऑफ यूनिट्स यूज 0 भी है ना, एक भी यूनिट यूज नहीं किया, आप घर पे ही नहीं है, तो भी $17 का बिल आएगा।
क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट है। भाई जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। अब सोचे फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती होंगी। अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उसने किराए की जगह ली है, अब बिजनेस चले या ना चले, वो कुछ खरीदारी करे ना करे, कुछ बेचे या ना बेचे, एक कॉस्ट उसने देनी ही देनी है, और वो है रेंट, अपनी जगह का रेंट। तो $50,000, ₹50,000 रेंट है, उसने हर सूरत देनी है, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका दारोमदार किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे नहीं होता, जो फिक्स होती है और हर सूरत देनी होती है, चाहे आपके पास आमदनी है या नहीं है। पार्ट ए में पूछा था 700 यूनिट की कॉस्ट बताएं, तो 500 यूनिट की 42 थी ना जब, तो 42 में तो वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल हो गए। 500 यूनिट्स की जो कॉस्ट थी $42 थी, जब 700 यूनिट हो गए तो $42 तो देने ही होंगे। 200 यूनिट जो एक्स्ट्रा कंज्यूम किए उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। तो 100 यूनिट्स थे, 100 यूनिट बढ़ने पे $5 बढ़ता था बिल, तो 200 यूनिट बढ़ने पे बिल कितना बढ़ा होगा, $10। वेरी गुड, वेरी गुड, ये आया। तो 7 यूनिट्स का जो 700 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी, दैट वुड बी $52। तो हमारी जो कॉस्ट है 700 यूनिट्स का, जो आंसर पार्ट ए का है, वो $52 है। डायरेक्ट निकाल सकता, 500 यूनिट को इस्तेमाल करते हुए निकाला तो आसान हो गया, डायरेक्ट निकालते तो क्या करते, हम कहते 700 यूनिट की फिक्स कॉस्ट भी बताओ और वेरिएबल बताओ। इसीलिए पार्ट ए में है ये कि हम डायरेक्टली 500 यूनिट से इस्तेमाल करके 700 यूनिट का निकालें, ना कि पार्ट बी में फिक्स चार्ज निकालने के बाद। लेकिन अगर पार्ट बी का फिक्स चार्ज हमें पहले पता होता, तो मैं कहता 700 यूनिट की फिक्स कॉस्ट है $17, और हर 100 यूनिट के $5 है। 700 यूनिट की कॉस्ट होगी 7 गुना, 5 इंटू 7 $35। तो $17 को और $35 को मिला लो, कितने हो गए भाई, $52 होगा, जो कि हमारा आंसर आ रहा था। तो हर सूरत हमारा आंसर $52 ही आएगा। अच्छा जी, पार्ट सी की जाने पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स। अब तक यूनिट्स दे रहा था और कॉस्ट मांग रहा था, अब कह रहा है यूनिट्स बताओ जब टोटल कॉस्ट $80 है। तो आप नोट करें, या टोटल का लफ्ज लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट। तो आप लिखें टोटल कॉस्ट is basically equal to the variable cost plus fixed cost, और टोटल कॉस्ट आपके पास है $80, फिक्स कॉस्ट आपके पास है $17। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, $5 पर 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट की $5 है। तो मैं 1 यूनिट की कॉस्ट यहां से निकाल लूं, 100 यूनिट्स की कॉस्ट है $5, तो 1 यूनिट की कॉस्ट होगी $x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 0.05, $0.05 पर यूनिट, ये आ गया। तो मैंने कहा फिक्स कॉस्ट 17 है, ये ऑर्डर अगर आप, ज़रूरी नहीं ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है, बहरहाल मैं समझाने के लिए फिक्स कॉस्ट बाद में लिखता हूँ ताकि आपके बाद में दिमाग में क्लैरिटी रहे। फिक्स कॉस्ट 17, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट 0.05 पर यूनिट है। तो मैंने कहा लेट द यूनिट्स बी एक्स, जो चीज़ मैथ्स में नहीं पता होती उसे कहते हैं एक्स, लेट द यूनिट्स बी एक्स। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $0.05 है, तो एक्स यूनिट्स की कितनी हो जाएगी 0.05x, एक यूनिट की 0.05 है, तो x यूनिट्स की हो जाएगी 0.05 मल्टीप्लाई बाय x।
यहाँ से एक इक्वेशन बना, इसे सॉल्व करें तो x आ जाएगा 0.05x इज इक्वल टू 80 माइनस 17, 63 हो जाएगा। और x का आंसर आ जाएगा 63 अपॉन 0.05। कर लें डिवाइड। 1260 यूनिट्स। इसका आंसर काफी देर पहले याया ने दिया था। वेरी गुड याया बेटा। 1260 यूनिट्स। और फिर है इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है टोटल कॉस्ट व्हेन n यूनिट्स आर यूज्ड इज C डॉलर्स। बोला टोटल कॉस्ट को C डॉलर्स कहा जा रहा है। राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर C इन टर्म्स ऑफ n। n यूनिट्स की बात हो रही है, तो मैंने अभी लिखा था टोटल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट की जगह लिख देता हूँ C। C इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो C डॉलर इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 0.05 पर यूनिट। तो n यूनिट्स का मतलब होगा 0.05 n प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है $17 प्लस 17। तो C इज इक्वल टू 0.05 n प्लस 17। अभी ऐसा इक्वेशन आ गया कि अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, n की वैल्यू दूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी, और अगर टोटल कॉस्ट दूंगा तो n आ जाएगा। ऐसा इक्वेशन आ गया कि अगर मैं C डालूंगा तो n आ जाएगा, n डालूंगा तो C आ जाएगा। जैसे y इन टर्म्स ऑफ x डालते हैं होता है तो x डालने पे y आता है, y डालने पे x आता है। तो यहाँ n डालने पे C आएगा, C डालने पे n आएगा। तो इसीलिए एग्जामिनर ने एक फॉर्मूला बनवा लिया जो आराम से हम यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पार्ट्स। लेकिन यहाँ हमारा सवाल खत्म हो गया और कोई मजीद पार्ट्स हमें नहीं देखने। तो ये अच्छा सवाल था, डिफरेंट सवाल था जो कि आपने यकीनन लर्न किया होगा। इसे जरा फटाफट कॉपी कर ले। सी पार्ट में कंफ्यूजन है, मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर देता हूँ, फिर भी ना समझ आया तो एक दफ़ा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। सी पार्ट में एग्जामिनर ने टोटल कॉस्ट दी है बेटा। तो पहले तो हमने इक्वेशन बनाया कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। जब टोटल कॉस्ट टोटल बिल आता है तो इसी तरह आता है ना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिला के आता है। तो मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है वेरिएबल की। ऊपर हमने देखा था ना कि $5 जो है वो 100 यूनिट की कॉस्ट है। जब 100 यूनिट्स बढ़ते हैं तो बिल बढ़ता है $5। तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने का तरीका यही होता है, किसी भी दो बिल्स को कंपेयर करते, जैसे एक 100 पे $22 है और 200 यूनिट पे 27, कंपैरिजन किया तो पता चला कि यूनिट्स इतने बढ़ने पे बिल इतना बढ़ा, तो उससे यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो 100 यूनिट बढ़ने पे $5 का इंक्रीमेंट आया। इसका मतलब ये है कि $5 पर 100 यूनिट्स कॉस्ट है। अब मैं आपको बोलूंगा कि आपने 100 पेंसिल्स $5 की खरीदी, तो एक पेंसिल की कॉस्ट बताओ, क्या करोगे? जब 100 पेंसिल्स की कॉस्ट $5 है तो एक पेंसिल की कॉस्ट होगी $5 अपॉन 100 विच इज $0.05। तो $0.05 पर पेंसिल कह लो या पर यूनिट कह लो,
तो मैंने यही लिखा है, पर यूनिट का मतलब पर पेंसिल कह लो, तो $0.05 पर यूनिट। तो कितने यूनिट्स थे मुझे नहीं पता, एग्जामिनर ने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड, मैंने कहा लेट द नंबर ऑफ यूनिट्स बी x, तो मैंने 0.05 को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ यूनिट से। अब जब मुझे पता चल के एक पेंसिल की कॉस्ट 0.05 है, 10 पेंसिल कितने की होंगी, तो आप क्या करोगे, 0.05 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ एक पेंसिल की कॉस्ट 0.05 है, आपको x पेंसिल्स की कॉस्ट निकालनी है, तो 0.05 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक तो तुम लोग जो है ना, जब वेरिएबल आए थे तो पता नहीं पगला जाते हो भाई, ये जैसे नॉर्मल सोचा करो ना, दिमाग लगाओ ना। 10 होती तो मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ x है तो भी मल्टीप्लाई करेंगे, घबराने की क्या बात है। तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 0.05 मल्टीप्लाई बाय x, 0.05x, तो 80 इज इक्वल टू 0.05x प्लस 17 विच इज फिक्स कॉस्ट। तो ये जो बिल बना $80 का, ये कैसे बना, 0.05 को x से मल्टीप्लाई करके बना, x नहीं पता तो उसमें प्लस 17 किया तो आंसर आया 80। तो यहाँ से आगे पीछे किया तो x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आ गई 1260। इसका मतलब 1260 यूनिट इस्तेमाल हुए थे तो जाके बिल $80 का बना था। और पार्ट डी में सी इन टर्म्स ऑफ n मांगा था, जिसको हमने x यूनिट अज्यूम किया था, लेट द यूनिट्स बी x, उसी को एग्जामिनर ने n यूनिट्स कह दिया। तो नीचे जब मैं इक्वेशन में आया तो टोटल कॉस्ट की जगह मैंने c लिख दिया, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था। वेरिएबल कॉस्ट की जगह मैंने 0.05x लिखा था, x को उसने n कहा तो मैंने 0.05 n कह दिया, और प्लस फिक्स कॉस्ट है तो प्लस 17, बस सी इन टर्म्स ऑफ n बोला था मैंने, वो निकाल लिया। अब मैंने दोबारा से डिटेल में समझा दिया, क्या समझ आया या नहीं समझ में आया। अब समझ आ गया सबको। चले बेटा, अब कॉपी भी आप लोगों ने यकीनन कर लिया होगा अब तक। जो है वो अब करना क्या है, हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस देख लिए, बस अब एज मच एज पॉसिबल करके लाने। 20 25 30 40 सवाल करें, आराम से दबा के सवाल करें। जो सवाल नहीं हो रहे, बड़े बड़े सवाल है पेपर 2 के, वो किस तरह से करने उसे हम डील करेंगे। बहरहाल आप ट्राई जरूर करें, 10 15 सवाल 20 सवाल तो जरूर ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में लाएं एज मच एज पॉसिबल। हमारा टारगेट यही है कि यूनिट 2 सी की भी इंशाल्लाह तमाम सवाल हम हल करेंगे, ताकि हमारी एक अच्छी कमांड हो जाए। हर साल आता है और बड़ी इसकी वेटेज है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है, लिहाजा हमें इससे बहुत इंपॉर्टेंटली सही तरीके से देखना है। एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चन ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में तशरीफ लाएं। नेक्स्ट वीक का टारगेट यही होगा इंशाल्लाह कि हम इस यूनिट के तमाम सवालों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके वाइंड अप कर देंगे, ताकि यूनिट 2 हमारा साइड पर हो जाए। सही है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।